हाँ दोस्तों, वेलकम। आप सभी का दोबारा से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद दीपक सर। प्यारे साथियों, आप सभी के बीच मैं आ गया हूँ दोबारा से एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, एक नई चीज़ को लेकर, जिसमें आज हम जानेंगे साइंस की कुछ टॉपिक के बारे में। एक छोटा सा टॉपिक, छोटा भी नहीं कह सकते, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और जिसमें हम देखेंगे कि इस टॉपिक में हम किस तरीके से कॉम्पिटिटिव लेवल को टच कर सकते हैं और कैसे हमारी बात ये ईजी हो सकती है एक क्वेश्चन के माध्यम से। देरी ना करते हुए टॉपिक की ओर चलते हैं, और टॉपिक रहा आप लोगों के सामने ये टॉपिक है दोस्तों, न्यूट्रिशन के बारे में बात करें कि न्यूट्रिशन क्या होता है, क्या नहीं होता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन आप बेसिक सी बात समझ लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि टू मेंटेन लाइफ ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सम बेसिक फंक्शंस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अरे मैं समझाता हूँ, टेंशन ना लो, क्या है ये आपको मैं समझाता हूँ। कि जैसे आप एक बात समझिए, कोई भी आपको फंक्शन करना है, हर किसी की लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को परफॉर्म करने के लिए, फंक्शन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, आप कहेंगे जी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ओके। जो भी सब्सटेंस हम लेते हैं एनर्जी के बिहाफ पर, यानी कि हमने खाना खाया, हमने पानी पिया, हमने कोई प्रोटीन्स लिया, हमने एग लिया, कोई भी मील जो हमने लिया, खाने में जो भी चीज़ हमने ली, उस खाने की चीज़ से हमें पता है एनर्जी प्रोवाइड करेगा। वो हमें क्या करेगा? एनर्जी प्रोवाइड। जो वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, इस सब्सटेंस को जो पर्टिकुलरली हमें एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है, दैट्स नोन एज पोषक, दैट्स नोन एज न्यूट्रिएंट्स। जी हाँ, जो पदार्थ हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है टू परफॉर्म द वर्क या टू परफॉर्म अ फंक्शन, किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो हमारे शरीर को एनर्जी देता है सब्सटेंस, उस सब्सटेंस को हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं, उसको हम पोषक बोलते हैं। इस प्रोसेस को पोषण कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। मतलब कि जितना भी फंक्शन हमने किया है, उसमें जितनी भी चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट होगी शरीर को मेंटेन करने के लिए, वो क्या कहलाएगा? पोषण कहलाएगा। अब जो पोषक पदार्थ हैं, इन पोषक पदार्थों को हमने डिवाइड कर लिया 7 पार्ट्स में। कितने पार्ट में डिवाइड किया? 7 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पार्ट होगा कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा पार्ट हो गया फैट, तीसरा पार्ट हो गया प्रोटीन, फोर्थ मिनरल सब्सटेंसेस यानी कि खनिज पदार्थ, फिफ्थ हो गया आपका वाटर जल, सिक्स्थ हो गया विटामिन, और लास्ट हो गया रेशा यानी कि फाइबर। इसके बाद इनको, जो ये 7 के 7 पार्ट्स है, एक एक को बड़े डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे हम, ताकि एक भी क्वेश्चन हमसे ऐसा ना हो जो बच जाए और एग्जाम में हमसे रह जाए। इसलिए एक एक बात को बड़े डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, अब इन्हीं बातों से कुछ हमने बातों को निकाल कर यहाँ सामने रखी है आप लोगों के सामने। नोट में यहाँ से बातें क्या, जो वाटर है और जो मिनरल है, यानी कि ये वाटर और ये मिनरल, इनको हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक का मतलब अकार्बनिक। जी, ए मीन्स नहीं है, कार्बनिक कार्बन। इसका मतलब इन सब्सटेंस में कार्बन का कोई भी अमाउंट नहीं होता, कार्बन के कोई अमाउंट नहीं होता। अर्थात क्या बाकी में होता है? आप कहेंगे जी होता है। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन के बने होते हैं, लिपिड्स फैट कार्बन के बने होते हैं, प्रोटीन कार्बन के बने होते हैं, विटामिन में भी किसी ना किसी विटामिन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अमाउंट कार्बन का भी पाया जा सकता है, नहीं भी पाया जा सकता, पाया भी जा सकता है। फाइबर्स कार्बन के बने होते हैं। ओनली ये जो दोनों हैं, इनमें कार्बन नहीं होता। ठीक है जी। हमने कहा, आगे बात पढ़ी कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, इन तीनों को, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, गुरु पोषक पदार्थ बोलते हैं। याद रखेंगे ये बात, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं इनको, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं वाटर और खनिज को। वाटर यानी कि पानी, और खनिज पदार्थ को, इनको क्या बोलते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अब बड़ी डिटेल में अब हम समझते हैं उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार करने का मतलब, अगर हम इस बात को ऐसे समझे, ये तो हमने समझ लिया कि कितने टाइप के होते हैं। अब अगर हम इनको यूज करने लगे तो न्यूट्रिएंट्स को कितने तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम उपयोगिता के आधार पर, कि किस चीज़ में कौन सा काम आता है, जैसे बिल्डिंग मटेरियल में कौन सा आता है, एनर्जी प्रोड्यूसर में कौन सा आता है, और हेरिडिटी सब्सटेंस को जनरेशन करने के लिए कौन सा काम आता है, कौन किस में काम आता है। तो इस तरीके से अब हम डिवाइड करेंगे अगले इसको, कि न्यूट्रिएंट्स को डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलो देखिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि अगर जो न्यूट्रिएंट्स
न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम किसके आधार पर डिवाइड करें, फंक्शन के आधार पर डिवाइड करेंगे, किसका फंक्शन क्या है। तो ऊर्जा उत्पादक मतलब एनर्जी प्रोड्यूसर वाले कौन कौन से होंगे, तो एनर्जी प्रोड्यूसर वाले होंगे, एक होगा कार्बोहाइड्रेट, कौन सा होगा, कार्बोहाइड्रेट, और एक होगा फैट। यानी कि कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है वो एनर्जी उत्पादक है, एनर्जी प्रोड्यूसर है, इनसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जबकि अगर हम बात करें निर्माण पदार्थ का मतलब है बिल्डिंग मटेरियल कौन कौन से हैं, कौन सा इनमें से बिल्डिंग मटेरियल होगा, तो आप बताएंगे कि बिल्डिंग मटेरियल होते हैं प्रोटीन्स क्या होते हैं, ये होते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स, अर्थात शरीर के निर्माण में, शरीर की ग्रोथ में प्रोटीन्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उपापचयी का मतलब है मेटाबॉलिक जो रेगुलेट करते हैं, जो मेटाबॉलिक को रेगुलेट करते हैं, यानी ठीक है, रेगुलेट, जो मेटाबॉलिक को रेगुलेट करते हैं ये कौन कौन से हैं, ये इसमें आता है वाटर, इसमें आता है विटामिन, और इसमें आते हैं मिनरल्स। इसमें वाटर, विटामिन और मिनरल्स, इसमें 3 आते हैं। आनुवांशिकी पदार्थ यानी कि हेरिडेटरी जो सब्सटेंसेस है, हेरिडेटरी जो सब्सटेंसेस है, इसमें कौन कौन से आते हैं, तो इसमें आप नाम बताएंगे आरएनए और डीएनए। आरएनए और डीएनए मतलब इस तरीके के जो न्यूट्रिएंट्स है या इस तरीके के जो पदार्थ है, इनका क्या रोल होता है, इनका रोल होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराना, एक जनरेशन से अगली जनरेशन, उससे अगली जनरेशन, इसी तरीके से एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो जनरेशन है, इंफॉर्मेशन है वो पास करने का काम होता है इन सब्सटेंसेस का। अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स, ये सब चीज़ें मैंने बताई, उसमें से आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। क्या स्टार्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स में जो होते हैं जनरली 3 एलिमेंट्स होते हैं, 3 एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है कार्बन, एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है ऑक्सीजन। तो रेशियो क्या होगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ये रेशियो कई बार पूछा गया है कि किसका रेशियो कितना होता है, तो आप बताएंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है 1:2:1। ठीक। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनको कहा जाता है स्टोर फ्यूल, यानी कि संचित ईंधन कहा जाता है। शरीर का संचित ईंधन किसे कहते हैं, शरीर का स्टोरेज फ्यूल किसे कहते हैं। शरीर का स्टोरेज फ्यूल का मतलब ये है कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स ले या कुछ और एनर्जी नहीं ले रहे हैं तो कब तक जिंदा रह सकते हैं, तो आप ये मान के चलिए कुछ वीक तक जिंदा रह सकते हैं। मेरा कहने का मतलब नहीं कि उसके बाद मर जाएंगे, शरीर में वीकनेस आ जाएगी। क्लियर है बात, शरीर में वीकनेस आ जाएगी, जो प्रॉपर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। आई मीन आप अगर एक ही मील लेते हैं तो एक मील से हर एक एनर्जी प्रोवाइड नहीं हो सकती, आपको अलग अलग मील लेना होगा। प्रोटीन से प्रोटीन लेना होगा, किसी से फाइबर से जिसे फाइबर लेना था, हमें रिक्वायरमेंट है उसको वहाँ से लेना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट किसी और से जिसे लेना पड़ेगा। तो जिस जिस एलिमेंट की रिक्वायरमेंट शरीर को है, आपको वो हर एक एलिमेंट अलग अलग सोर्सेज से लेना पड़ेगा आपको। उसी प्रकार से ये है, तो इसलिए इसको कहा जाता है संचित ईंधन, यानी कि स्टोरेज फ्यूल कहते हैं शरीर का। जल में घुलने वाले जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स जल में घुलते हैं, उन कार्बोहाइड्रेट्स को हम बोलते हैं हाइड्रेटेड कार्बन। उनको क्या कहा जाता है, उनको कहते हैं हाइड्रेटेड कार्बन। उन्हें क्या कहते हैं हम, हाइड्रेटेड कार्बन कहते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो जल में सॉल्युबल हो जाते हैं, घुल जाते हैं मेरे दोस्तों, उनको कहते हैं हाइड्रेटेड कार्बन। अब कार्बोहाइड्रेट्स में अगर एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बोहाइड्रेट्स में अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसे बोल देगो एल्डोज। कार्बोहाइड्रेट्स में अगर कीटोन ग्रुप है तो उसमें उसे बोल दोगे कीटोज। क्या बोल दोगे, कीटोज। जनरली किसी भी कार्बोहाइड्रेट में 3 प्रकार के ग्रुप पाए जाते हैं। एक होता है एल्डिहाइड, एक हो गया कीटोन, और एक होता है हाइड्रोक्सी। एक कौन सा होता है, हाइड्रोक्सी। ये 3 ग्रुप पाए जाते हैं जनरली। ठीक है, ध्यान से समझेंगे बात को। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा, कभी कभी वो पूछ लेता है कि कीटोज वाले में 5, एल्डोज वाले में इतने। तो अभी हम इसी बात को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स को आप टाइप में डिवाइड करते हैं तो कितने टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं।
तो कार्बोहाइड्रेट्स को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? 3 पार्ट्स में। कैसे डिवाइड कर सकते हैं? सुनो मेरी बात को। एक कार्बोहाइड्रेट्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा मोनोसेकेराइड। क्या हो जाएगा? मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड हो जाएगा। दूसरा जो आता है वो डाइसेकेराइड, वो एक हो गया ट्राइसेकेराइड, एक हो गया पॉलीसेकेराइड। जो डाई और ट्राई आते हैं वो किस में आ जाते हैं? ये आ जाएंगे ओलिगोसेकेराइड्स में। किस में आ जाएंगे? ओलिगोसेकेराइड्स में आ जाएगा। मतलब इसी में आ जाएगा डाइसेकेराइड, इसी में आ जाएगा डाइसेकेराइड, ठीक है, और इसी में आ जाएगा ट्राइसेकेराइड। इसी में क्या आ जाएगा? ट्राइसेकेराइड आ जाएगा। ठीक, तो मैंने 1 2, आप चाहो तो ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड। दोबारा से सुन लीजिए, मैंने डिवाइड कैसे किया? मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड के ही पार्ट समझ लीजिए, क्योंकि मोनोसेकेराइड में कार्बन के हिसाब से, या डाइसेकेराइड में 2 और इसमें 3, ठीक है। जब 2 मोनोसेकेराइड मिलते हैं तो डाइसेकेराइड बनता है, जब 3 मोनोसेकेराइड मिलते हैं तो ट्राइसेकेराइड बनता है। अब तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा पॉलीसेकेराइड। तीसरा क्या हो जाएगा? पॉलीसेकेराइड। जब बहुत सारे सेकेराइड्स एक साथ मिल जाते हैं, बहुत सारे मोनोसेकेराइड एक साथ मिल जाते हैं, तो मेरे दोस्तों वो निर्माण करते हैं पॉलीसेकेराइड का। किसका निर्माण करते हैं? पॉलीसेकेराइड का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से मोनोसेकेराइड और या डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड हमारे शरीर के लिए रिक्वायरमेंट है, कैसे कैसे ये काम करते हैं और कैसे कैसे ये काम नहीं करते, इसको हम बड़ी डिटेल के साथ समझेंगे। लेकिन पहले आप इसे यहाँ पर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या स्टार्ट करेंगे? इनमें से मोनोसेकेराइड को स्टार्ट करेंगे। और बिल्कुल आप एंड तक बने हैं, उसके लिए थैंक यू, सैल्यूट है आप सभी को। और मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। नई वीडियो के साथ मिलते हैं, धन्यवाद।